अगर आप सबको मेरी ये न्यूज़ स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 26 टू 30। चाहत 20 मिनट पहले घर आ गया था और अब रागिनी जी को चिंता हो रही थी। चाहत ने तुरंत अपनी माँ को धोखा देते हुए कहा, माँ मुझे समझाओ, मेरी फ्रेंड के पैर में गलती से मोच आ गई है, मैं उसे अभी घर भेज रही हूँ, प्लीज चिंता न करें, जब तक वह घर पर है मैं तुरंत घर आ जाऊंगी। इससे रागिनी जी को राहत मिली। उसे हमेशा अपनी बेटी पर भरोसा था। रागिनी जी ने कहा, बहुत ही शानदार, हथियारों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। चाहत ने कहा, मैं करूंगी माँ, डोंट वरी। वह लंबी सांस छोड़ता है। चाहत ने यह नहीं देखा कि जब वह अपनी माँ से बात कर रही थी तो पीछे वाला आदमी थोड़ा परेशान और तृष्णालु था। चाहत के सबसे बड़े मामा संघाई सिटी काल्पनिक नाम में हमेशा से एक घर खरीदना चाहते थे, लेकिन ये बहुत महंगा था। प्रत्येक मकान की कीमत कम से कम 5 या 6 मिलियन रुपए है। हालांकि चाहत के मामा पास करोड़ों की संपत्ति थी, फिर भी वह इसे नहीं कर सका। उस संपत्ति में उनकी चल और अचल संपत्ति शामिल थी, जबकि उनकी चल संपत्ति 8 करोड़ के आसपास थी। उसे अपनी पैसे वाली कंपनी के लिए भी बहुत की बर्बादी थी। यदि वह पैसे का उपयोग घर के शेयरों में करता है तो उनकी कंपनी दिवालिया हो जाती है। इसके विपरीत चाहत ने रागिनी जी और चाहत के परिवार के लिए विशेष रूप से संघाई सिटी में एक घर की खरीदने का मन बना लिया था। चाहत एक कुशल ड्राइवर थी। वह तेजी से और स्थिरता से गाड़ी चलाती थी। चाहत 20 मिनट बाद कार रुकते ही वह आदमी कार से उतर गया। कार वापस ले जाओ, जहां लाए हो वहां इसे खड़ा कर दो, मैं नमूनों को सहारा लूंगा। घबराहट, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आदमी ने कहा, फिर से मुड़कर गेट की ओर चल दिया। चाहत को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह आदमी ठंडा व्यवहार कर रहा था। उसने देखा था कि वह आदमी ऐसे ही व्यवहार करता है। इसके अलावा वे केवल अजनबी थे। चाहत ने बाद में कार वापस चला दी। करीब 20 मिनट बाद चाहत वापस आ गई, जबकि गुंडे पहले ही जा चुके थे। चाहत को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि वे गुंडे खुद ही जागकर चले गए थे या फिर किसी ने उन्हें खोजकर पुलिस को बुलाया था। हो सकता है कि उन्हें अस्पताल भेजा गया हो। हालांकि उस आदमी ने चाहत से वादा किया था कि वह इसमें शामिल नहीं होगा, फिर भी चाहत ने आज रात कुछ ऐसा किया जो उसकी दूर की चाहत थी। उसने कार पार्क की, फिर अपना घर भाग गया। जिस भवन में वे रहते थे वह बहुत दूर था। चाहत ने रागिनी जी को एक गली के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। अचानक चाहत को रोने का मन हुआ। वह आगे बढ़ी और रागिनी जी को प्यार से बुलाता है, माँ। रागिनी जी ने चाहत के साथ इतना व्यवहार किया जिससे चाहत को बहुत दुख हुआ और उसके साथ ही ग्लानि भी महसूस हुई। उसे रागिनी जी को चिंता नहीं होनी चाहिए थी। चाहत को ठीक देखकर रागिनी जी को एक राहत मिली। चाहत, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ माँ, चलो घर वापस चलो, चाहत ने उत्तर दिया। वह रागिनी जी की बांह पकड़ी और एक लड़की छोटी की तरह रागिनी जी के बंद हो गई। रागिनी जी के चेहरे पर खुशी थी। माँ और उसकी बेटी साथ साथ घर चली गई। स्ट्रीट लैंप के नीचे उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही है। शहर से बाहर एक बंगले के एक रूम में वह आदमी अर्धनग्न अवस्था में नजर आया था। उनके शरीर पर कई घाव थे। अन्य गोलियां के घाव थे जो पहले से ही निशान बन गए थे। उनसे कुछ तो बेहद खराब थे। इस बीच उनके बाएं कंधे और कमर पर 2 खून बहते हुए छेद हो गए। वे घाव नए थे। उनके फैमिली डॉक्टर उन्हें दवा दे रहा था, फिर उनके लचीलेपन पर पट्टी बांधी जा रही थी। ये वह व्यक्ति था जिसने चाहत के साथ सौदा किया था और उसे वापस ले लिया था। थोड़ी देर बाद फैमिली डॉक्टर चले गए। ग्रे अरमानी कैजुअल सूट एक आदमी के अंदर आया। वह लगभग 25 वर्ष की थी। उसकी त्वचा गोरी और प्रशिक्षण थी। उसकी गहरी गहरी काली और आकर्षक जगह, मोटी दाढ़ी, ग्रीक नाक और सुंदर मूंछें, ये सब उस आदमी की शान और कुलीनता को प्रिय थे। मेरे पास ऑब्जर्वेशन कैमरे हैं, अब कुछ नहीं बचा है, उस शख्स ने गर्व से कहा, लगभग अपनी योग्यता दिखाई। बहुत बढ़िया, एक सरल उत्तर। उस व्यक्ति ने जिज्ञासु से पूछा, अयान, तुम कैसे चले गए हो? और सागर घर के रास्ते में उन ऑब्जर्वेशन अवशेषों की टेप नष्ट करने की क्या थी? किसी ने मुझे घर भेज दिया, लेकिन हमने एक कार चुरा ली। कोई सबूत नहीं दिया जाना चाहिए, इसलिए निगरानी पेपर्स की टेप नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अयान ने शांति से कहा, लेकिन वह आदमी हैरान था। क्या तुमने कार चुराई? यह अविश्वसनीय था कि अयान की ऐसी इच्छा थी। बस मुझे थोड़ा आराम चाहिए।
अब आप जा सकते हैं। इससे पहले कि वह आदमी कुछ और खोज पाता, अयान ने उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। आदमी को बहुत दुख हुआ। यह उसका घर था, मेहमानों के साथ जबरदस्ती कैसे की जा सकती है। वह आदमी परेशान था, लेकिन उसकी बात देखने में कोई विकल्प नहीं मिला। इस प्रकार वह अनिच्छा से शयन कक्ष से बाहर निकल गया और अयान के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। अयान को नींद नहीं आ रही थी, वह बस अकेला रहना चाहता था। अगले दिन सुबह 5:40 बजे सामने आया। उन्होंने 10 मिनट तक दांत साफ और चेहरा दिखाया। 5:50 बजे वह घर से दौड़कर स्कूल की ओर चला गया। 1 घंटे बाद चाहत स्कूल की पढ़ाई। उसने अपने लिए रेस्टोरेंट और फुटबॉल ग्राउंड की ओर चलपट लगाया। रास्ते में वह खाना खरीद रही है। चाहत ने फुटबॉल मैदान की ओर जाते हुए अपना नाश्ता खत्म कर दिया। जब वह अंततः सॉल्व हुआ तो माइकल और ईशानी पहले से ही वहां मौजूद थे। वे दोनों भाग रहे थे। दोनों स्पष्टतः कराटे सीखना चाहते थे। चाहत भी बाद में उनके साथ शामिल हो गई। चाहत, सुप्रभात। चाहत को यहाँ देखकर माइकल के और ईशानी ने एक साथ अपना शेयर किया। म्यूजियम की सांसें स्थिर थीं, जबकि म्यूजियम खराब लग रही थी। तुम्हारे पास पहले से कितने चक्र हैं? चाहत ने पूछा। 3, दोनों ने उत्तर दिया। चाहत उत्तर से परिचित थी। इस फुटबॉल मैदान के चारों ओर एक घेरा लगभग 400 मीटर का था। 3 सिलेंडर 1200 मीटर के बराबर थे। ईशानी ने अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि वह शारीरिक रूप से मजबूत नहीं थी। बहुत बढ़िया ईशानी, यदि यह संभव है तो आपको 2 चक्कर लग सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं, अभी भी आप रुक सकते हैं। चाहत ने देखा कि ईशानी थक चुकी थी। उसके लिए 2 और चक्कर लगाना एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए चाहत ने उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। जहां तक माइकल की बात है, चाहत उसे प्रताड़ित करने में संकोच नहीं करेगी। माइकल, अब उसी गति से मेरे पीछे दौड़ो, चाहत ने कहा, फिर पहले भाग गई। करण ने तुरंत इसका अनुसरण किया। जब वह ईशानी के साथ दौड़ रहा था तो उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर ली थी। अब चाहत के साथ वह जंगली घोड़े की तरह दौड़ने के एहसास का आनंद ले सकता था। हालांकि चाहत तेज दौड़ रही थी, लेकिन वह जानती थी कि यह कोई दौड़ नहीं है। करण को भी यह बात पता थी। शारीरिक प्रशिक्षण और दौड़ एक ही चीज नहीं है। वह जानबूझकर चाहत से आगे नहीं भागा, बल्कि उसके पीछे ही रहा। इसमें ईशानी का साहस और माइकल का समर्थन बदलना है, जो उनकी दोस्ती और सहयोग को दर्शाता है। चाहत की अगुवाई में वे तीनों एक साथ दौड़कर अपनी शारीरिक क्षमता और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। 1 चक्कर लगाने के बाद माइकल की सांसें फूलने लगी। 2 चक्कर लगाने के बाद माइकल ने अपनी सांस के लिए संघर्ष किया। 3 चक्कर लगाने के बाद माइकल थक गया और धीरे धीरे चाहत से पीछे रह गया। तब माइकल को पता चला कि चाहत की दौड़ने की गति एक जैसी थी, चाहे उसने कितने भी चक्कर लगाए हों। जब चाहत दौड़ रही थी तो उसके हर कदम की लंबाई एक समान थी। यद्यपि इसमें कई सेंटीमीटर का अंतर था, लेकिन इसे छोड़ा जा सकता था। माइकल को 100% यकीन था कि चाहत ने वर्षों तक पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा। अब वह चाहत के प्रति अधिक सम्मान और जिज्ञासा रखने लगा था। चाहत और माइकल को पहले ही 3 चक्कर पूरे करते देख ईशानी को ईर्ष्या होने लगी। वह चाहती थी कि काश वह भी उनकी तरह शारीरिक रूप से मजबूत होती। बिना कष्ट के कोई लाभ नहीं मिलता। ईशानी को ये बात साफ पता थी। चाहत और माइकल ने कई सालों तक खुद को प्रशिक्षित किया था, जबकि उसने अभी व्यायाम करना शुरू किया था। ईशानी ईर्ष्यालु तो थी, लेकिन जलनशील नहीं। उसने खुद से बेहतर करने का मन बना लिया। जब तक वह दृढ़ निश्चयी है, वह भविष्य में एक दिन चाहत और माइकल जितनी मजबूत हो सकती है। 4 चक्कर लगाने के बाद माइकल चाहत से बहुत पीछे रह गया। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था और उसकी गति धीरे धीरे धीमी हो गई। माइकल वास्तव में शारीरिक रूप से मजबूत था। धीरे धीरे दौड़ने की तुलना में तेज दौड़ने में बहुत ज्यादा ताकत खर्च होती है। तेज गति से 5 चक्कर लगाना धीमी गति से दर्जनों चक्कर लगाने के बराबर था। यहाँ तक कि चाहत को भी तेजी से दौड़ने के 6 चक्करों के बाद रुकना पड़ा। वह आगे पढ़ाई जारी रखने में सक्षम थी, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं थी। चाहत, तुम अविश्वसनीय हो। तुम हर कदम की लंबाई एक ही रख सकती हो और एक ही गति से दौड़ सकती हो। वाह! माइकल वास्तव में 5 चक्कर लगाने के बाद रुक गया। उसकी सांसें फूल रहे थे और उसे प्यास भी लग रही थी। वह कुछ देर तक चलता रहा, क्योंकि वह जानता था कि दौड़ने के बाद वह तुरंत बैठ नहीं सकता।
तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, चाहत ने सांस लेते हुए जवाब दिया। जब चाहत और माइकल ने अपने चक्कर पूरे कर लिए तो ईशानी 2 चक्करों के बाद पूरी तरह थक गई थी। वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, लेकिन अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही थी। चाहत उसके पास गई और उसे रोका। कोई बात नहीं, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। चलो पहले टहलते हैं, फिर आराम करते हैं। ईशानी तुरंत चाहत के ऊपर झुक गई। उसे चक्कर आने लगा और वह खुद चलने में असमर्थ हो गई। काफी देर बाद ईशानी आखिरकार होश में आई। चाहत ने अपने बैग से पानी की 2 बोतलें निकाली और उन्हें माइकल और ईशानी को थमा दिया। फिर उसने अपने लिए एक और बोतल निकाली। चाहत ने फुटबॉल मैदान जाते समय पानी खरीदा था। उसे पता था कि दौड़ने के बाद उन्हें पानी की बहुत ज़रूरत होगी। थैंक यू, माइकल और ईशानी ने चाहत को धन्यवाद दिया। उन्होंने तुरंत बोतल खोली और पानी अपने मुंह में डाला, जैसे उन्होंने कई दिनों से पानी नहीं पिया हो। सुबह की क्लास से 5 मिनट की दूरी पर थी। चाहत और माइकल साथ साथ क्लास में वापस चले गए। उन्होंने योजना बनाई कि जब वे मुक्त होंगे तो अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे। ताशा आज अच्छे मूड में थी। उसने मान लिया था कि उसने जिन गुंडों को काम पर रखा था, उन्होंने वही किया जो उसने उन्हें करने को कहा था। हालांकि उसे उनका फ़ोन नहीं आया था, लेकिन ताशा का मानना था कि चाहत कई आदमियों से लड़ने में सक्षम नहीं थी। संभवतः वे गुंडे उसे फ़ोन करने में बहुत खुश थे। ताशा, क्या हुआ? आज तुम बहुत खुश लग रही हो। बिल्कुल, अब हमें बताओ। निशा और टिया को नहीं पता था कि ताशा ने चुपके से क्या किया था। उन्होंने जिज्ञासा से पूछा। यह अच्छी खबर है, लेकिन आपको बताने का ये सही समय नहीं है। आज जब हमारी कक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो मैं आपको बता दूंगी, ताशा ने जवाब दिया। यद्यपि निशा और टिया एक्साइटेड थी, लेकिन उन्होंने ताशा को उन्हें बताने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं की। सुबह की क्लास से 2 मिनट की दूरी पर थी। चाहत और ईशानी को छोड़कर हर कोई क्लासरूम में था। चाहत को क्लास में ना देखकर ताशा को और अधिक यकीन हो गया कि चाहत मुसीबत में है। उसने बड़ी मुस्कान बिखेरी, लेकिन अगले ही पल ताशा के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वह डरी हुई भी लग रही थी। वह चाहत थी। वह कक्षा के दरवाजे पर आई। चाहत को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ताशा सच जानती है या नहीं। उसे सिर्फ इतना पता था कि जब ताशा सामने आई होगी तो उसका चेहरा दिलचस्प होगा। इसलिए जैसे ही चाहत क्लास में आई, उसने ताशा को घूर कर देखा। ताशा को सदमे में देखकर चाहत को पता था कि ताशा को पता नहीं था कि उसकी योजना विफल हो गई थी। चाहत, तुम यहाँ क्यों हो? ताशा अपनी डेस्क से उछल पड़ी। उसके आसपास हर कोई उलझन में था। ये कक्षा थी और चाहत को कक्षाओं में भाग लेना था। इसमें क्या गलत था? ओह, अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे कहाँ होना चाहिए? चाहत ने ताशा से उकसावे के साथ पूछा। क्या तुमने नहीं? जैसे ही ताशा ने अपना मुंह खोला, उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। चाहत उसे आसानी से नहीं जाने देगी। क्या? चाहत ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। हालांकि ताशा को नहीं पता था कि कल वास्तव में क्या हुआ था और वह अब निराश से भी अधिक थी। वह जानती थी कि उसे इसे छिपाकर रखना होगा। सच में, चाहत को शायद उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? यह मेरी क्लास है। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे कहाँ होना चाहिए? चाहत ने आगे कहा। मैं ताशा घबरा गई। उसे नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है। निशा और टिया दोनों ही ताशा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे तुरंत समझ गए कि ताशा ने चाहत के साथ जरूर छिपकर कुछ किया होगा। शायद उसे लगा कि वह सफल हो गई है। यही कारण था कि वह आज इतनी खुश थी। लेकिन चाहत हमेशा की तरह प्रकट हुई। ताशा हैरान हुई और दोषी महसूस किया। ताशा ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। निशा और टिया दोनों ने भी अपना मुंह बंद कर लिया। वे भी आग में घी डालने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बाद में ताशा उन पर आरोप लगा सकती थी। सौभाग्य से घंटी बजी और सुबह की पढ़ाई का समय हो गया। प्रिंसिपल भी यहाँ थे। चाहत ने ताशा को छोड़ दिया और अपनी सीट पर चली गई। आगे पर्याप्त समय होगा। इसके अलावा चाहत को सच्चाई को सामने लाने का कोई इरादा नहीं था। वह दूसरों की जानकारी के बिना अपने विरोधियों को प्रताड़ित करना पसंद करती थी। चाहत को दूर जाते देख ताशा की सांस फूल गई। वह खुद को दोषी महसूस करने के लिए परेशान थी। अगर चाहत को सच्चाई पता भी चल जाती तो वह क्या करती? चाहत सिर्फ एक गरीब लड़की थी। वह ताशा को चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बाद ताशा को बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं हुआ। उसने चाहत को तीव्र घृणा से देखा।
उसे लगता था कि चाहत सिर्फ किस्मत वाली थी कि कल बच निकली। कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। ताशा ने अपना अगला कदम तय करना शुरू कर दिया। चाहत को वास्तव में ताशा की ओर से एक निर्दयी नज़र मिली, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। प्रधानाध्यापक थोड़ी देर बाद चले गए। हालांकि चाहत की नज़रें अपनी किताब पर थीं, लेकिन वह अपने मन में अपने बारे में कुछ सोचने में व्यस्त थी। अपनी शक्ति कैसे बढ़ाए। ये पैसा कमाने जितना आसान नहीं था। पैसे और पावर के बिना आप केवल दिमाग के बल पर अपनी पहचान कभी नहीं बना सकते। पैसा एक महत्वपूर्ण कदम थे, लेकिन उससे पहले चाहत के पास पर्याप्त पैसा होना आवश्यक था। चाहत के लिए पत्थर पर जुआ खेलना पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका था। उसके पास सैड आइज थी और वह कभी नहीं हारती थी। हालांकि वह जहां चाहे वहां पत्थरों पर जुआ नहीं खेल सकती थी। ये सुविधाजनक नहीं था। ये दोनों ही शहर से बहुत दूर थे। चाहत के पास केवल सप्ताहांत था। उसके पास इसके लिए पर्याप्त समय नहीं था। इसके अलावा वह हाई स्कूल में सीनियर थी और पढ़ाई का बहुत दबाव था। छुट्टी मांगना आसान नहीं था और उसकी मां रागिनी जी भी उसे स्कूल छोड़ने की अनुमति नहीं देती थी। इस प्रकार चाहत को पास वाला कसीनो चुनना पड़ा। किस शहर में कसीनो में जुआ खेलने की अनुमति है, चाहत को कुछ पता नहीं था। उसे इंटरनेट पर देखना पड़ा। दुर्भाग्य से उसका फोन इंटरनेट पर सर्च करने के लिए बहुत पुराना था। ठीक उसी क्षण चाहत को एक बढ़िया फोन के इम्पोर्टेंट का एहसास हुआ। जहां तक उसके स्टार्टअप फंड की बात है, तो उसके पास केवल 110,000 रुपये थे, जो मुश्किल से ही काफ़ी था। वह अपनी सारी बचत से एक भी पत्थर नहीं खरीद सकती थी। इसलिए चाहत ने उस जैद को बेचने का इरादा किया जो उस आदमी ने उसे कल दिया था। वह पहले ही जैद की शक्ति को अवशोषित कर चुकी थी। अब यह उसके लिए बेकार थी। एक बार जब वह अमीर हो गई, तो वह जो चाहे जैद खरीद सकती थी। यद्यपि शक्ति अवशोषित हो गई थी, फिर भी जैद अभी भी उत्कृष्ट गुणवत्ता का था। चाहत बोलने वाली नहीं, बल्कि काम करने वाली थी। दोपहर को जब उनका ब्रेक हुआ, तो चाहत ने ईशानी से ये कहकर तुरंत स्कूल छोड़ दिया कि वे दोपहर में क्लास जारी रखेंगे। जैसे ही चाहत अपने स्कूल के गेट से बाहर निकली, वह टैक्सी लेकर शहर की ओर चली गई। शहर ज्यादा दूर नहीं था। चाहत 20 मिनट बाद वहां पहुंच गई। वह सीधे एक फ़ोन की दुकान पर गई और सबसे एडवांस वर्जन वाला हाई स्पीड वाला मोबाइल फ़ोन खरीदा। अगर उसके पास कोई अच्छा कारण होता, तो वह चाहत रागिनी जी के लिए एक और फ़ोन ज़रूर खरीदती। चाहत फ़ोन की दुकान से निकलकर एक रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। उसने पहले खाने के लिए एक अच्छी तरह से सजा हुआ रेस्टोरेंट ढूंढा। फिर उसने जैद के बारे में जानकारी के लिए इंटरनेट पर सर्फिंग की। चूंकि वह जैद के संपर्क में आने वाली थी, इसलिए पहले उसके बारे में अच्छी तरह जान लेना बेहतर था। फिलहाल चाहत अपने हाथ में मौजूद जैद की गुणवत्ता और कीमत जानना चाहती थी। वह उसे अच्छे दाम पर बेचने जा रही थी। चाहत के दिमाग में जैद बेचने का एकमात्र तरीका ज्वेलरी स्टोर ही था। इस तरह जैद को अच्छे दामों पर बेचा जा सकता था, और आभूषण की दुकान हमेशा उच्च गुणवत्ता का जैद खरीदने के लिए तैयार रहती थी। चाहत जानती थी कि उसे शायद बाजार में सबसे ऊंची कीमत नहीं मिलेगी, लेकिन कीमत कम भी नहीं होगी। लेकिन जब उन्हें इस जैद की पृष्ठभूमि का पता चला तो वह पूरी तरह से हैरान रह गई। चाहत को पता था कि यह जैद बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना कीमती होगा। ये किंग्स ग्रीन का सबसे बढ़िया जैद था। चोर बाजार में भी दुर्लभ था और बहुत महंगा था। बहुत महंगे डायमंड से बनी एक अंगूठी की कीमत बाजार में करीब 10 लाख रुपये है। नीलामी में इसकी कीमत और भी ज्यादा हो सकती है। चाहत के हाथ में जो रिंग था, वह बटेर के अंडे जितना बड़ा था। उसका वजन अंगूठी से 10 गुना ज्यादा था। इसका मतलब यह था कि अगर इसे इसके वजन के हिसाब से बेचा जाए तो बाजार में इसकी कीमत कम से कम 2 मिलियन रुपये होगी। नीलामी में इसे कई मिलियन की कीमत पर बेचा जा सकता है। हालांकि कीमत अधिक हो सकती है। चमकदार जैद की कीमत के बारे में सोचते हुए चाहत ने एक लंबी सांस ली। वह आदमी इतना उदार था कि उसे इतना कीमती जैद दे दिया। अमीर लोग वास्तव में गरीबों से अलग थे। चाहत को यह नहीं पता था कि वो जैद अयान के लिए कोई मतलब नहीं था। अयान की नज़र में ये सिर्फ एक पत्थर था। अगर जैद इतना कीमती न होता तो वह इसे पहले ही फेंक चुका होता। वह जैद को अपने साथ इसलिए ले गया था क्योंकि उसका अच्छा दोस्त उसे चाहता था। उसने इसे अपने दोस्त को उपहार के रूप में भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन अंततः उसे चाहत को दे दिया। लेकिन चाहत अब एक गरीब सीनियर छात्रा थी। उसे नहीं पता था कि नीलामी में जैद कैसे बेचा जाए। इसके अलावा इस शहर में कोई नीलामी नहीं हुई।
चाहत को लगा कि उसे ज्वेलरी स्टोर में जेड बेचना होगा, लेकिन उसे पता था कि वह उसे उचित मूल्य पर नहीं खरीदेंगे। वह सोचने लगी कि क्या कोई और तरीका है जिससे वह जेड को उचित मूल्य पर बेच सके। चाहत संतुष्ट थी, भले ही वह इसे केवल बाजार मूल्य पर ही बेच सकती थी। उसे इंटरनेट पर एक पुराना जेड स्टोर मिला जिसका नाम था रेमंड जेड स्टोर, जिसका इतिहास 100 साल पुराना था। ये बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत मशहूर था, क्योंकि इस रेमंड जेड स्टोर का मालिक इस शहर में जेड एसोसिएशन का प्रमुख था। रेमंड जेड स्टोर का जेड भी अपनी अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार चाहत ने रेमंड जेड स्टोर जाने का मन बना लिया, जिसका इतिहास 100 साल पुराना था। हालांकि चाहत को रेमंड जेड स्टोर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उसे ये भी पता नहीं था कि यह उतना ही उचित और अच्छा है जितना इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने ऑनलाइन बताया था। फिर भी वह एक सामान्य ज्वेलरी स्टोर की तुलना में रेमंड जेड स्टोर पर अधिक भरोसा करना चाहती थी। वह वैसे भी जेड की कीमत जानती थी। अगर उसे संतोषजनक कीमत नहीं मिलती तो वह उसे नहीं बेचती। चाहत ने तुरंत रेमंड जेड स्टोर का पता ढूंढा और वहां जाने के लिए तैयार हो गई। वह उम्मीद कर रही थी कि वह जेड को अच्छी कीमत पर बेच पाएगी। रेमंड जेड स्टोर का प्रमुख स्टोर पुराना बाजार में था, लेकिन कई जगहों पर इसके कई ब्रांच भी थीं। अभी चाहत शहर के बीचों बीच एक व्यावसायिक इमारत में थी। उसने बाद में रेमंड जेड स्टोर जाने का फैसला किया। सर्च के बाद चाहत ने अपना फ़ोन और जेड अपने बैग में रख लिया और खाना खाने लगी। भोजन के बाद वह सीधे रेमंड जेड स्टोर पर गई। ज्वेलरी स्टोर बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर थे। चाहत को रेमंड जेड स्टोर खोजने में थोड़ा समय लगा। रेमंड जेड स्टोर बड़ा नहीं था और रेट्रो स्टाइल में सजाया गया था। अंदर सभी कर्मचारी सेम ड्रेस पहने हुए थे। जैसे ही चाहत अंदर गई, एक एम्प्लॉय उसके पास आई। चाहत को भी एक विनम्र अभिवादन मिला था, हालांकि वह एक छात्रा थी। अब उसे तुरंत रेमंड जेड स्टोर के बारे में अच्छी राय हो गई थी। मिस, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उस एम्प्लॉय ने चाहत से पूछा। यहाँ आपकी सबसे अच्छी जेड कौन सी है? चाहत ने जवाब दिया, हमारे पास सबसे अच्छा हीरा यही है। इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसका रंग चमकीला हल्का हरा है। फिर हमारे पास ये बैंगनी हीरा है। ये बहुत दुर्लभ है और हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा गहने नहीं हैं। अगर आप चाहें तो पहले बुक कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय ने कहा। क्या आपके पास चमकदार जेड है? चाहत ने पूछा। वो एम्प्लॉय थोड़ी शर्मिंदा हुई, फिर बोली, माफ़ करना, जेड सबसे दुर्लभ किस्म का हीरा है। मैंने इस उद्योग में कई सालों तक काम किया है और मैंने अपने करियर में कभी जेड नहीं देखा। तो फिर क्या आप हीरा खरीदते हैं? चाहत ने पूछा। वो एम्प्लॉय अब थोड़ा हैरान थी। उसे नहीं पता था कि चाहत क्या करना चाहती थी। विनम्रता से उसने फिर भी जवाब दिया, हम बाजार मूल्य से 8/10वें हिस्से की कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले कुछ हीरे खरीदते हैं। 8/10वां हिस्सा? यह उचित था। बहुत बढ़िया, क्या मैं आपके मैनेजर से मिल सकता हूँ? मैं बटेर के अंडे के आकार का एक जेड बेचना चाहती हूँ, चाहत ने कहा। क्या जेड? एक पुरुष की आवाज़ आश्चर्य से सुनाई दी। एक अच्छा दिखने वाला आदमी, जो लगभग 25 साल का था और सूट पहने हुए था, दरवाजे से चाहत की ओर बढ़ा। उसने उत्साह और संदेह के साथ पूछा, क्या आपके पास वाकई एक अंडे के आकार का जेड है? उस आदमी की आवाज़ सुनकर उस एम्प्लॉय को आखिरकार उस चौंकाने वाली खबर से राहत मिली। उसने उस आदमी को बड़े सम्मान से पुकारा, मिस्टर गुप्ता। हाँ, चाहत ने जवाब दिया। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अगर यह असली है तो मैं इसे बाजार मूल्य पर खरीद लूँगा। मिस्टर गुप्ता की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छात्र के पास कीमती जेड हो सकता है, फिर भी उन्हें इसे देखने में कोई आपत्ति नहीं थी। जेड को नज़रअंदाज करना बहुत ही दुर्लभ था। मुझे खेद है, सर, चूंकि मैंने आपसे पहले रेमंड जेड स्टोर का रुख किया है। मुझे डर है कि मैं आपके साथ तभी सौदा करूंगी जब रेमंड जेड स्टोर मेरा जेड खरीदने से इनकार कर देगा। चाहत ने मिस्टर गुप्ता से माफ़ी मांगी। चाहत अपनी जेड को बाजार मूल्य पर बेचना चाहती थी, लेकिन उसने पहले ही रेमंड जेड स्टोर द्वारा दी गई कीमत स्वीकार कर ली थी। वह नियम तोड़ना नहीं चाहती थी। मिस्टर गुप्ता और रेमंड जेड स्टोर के सभी कर्मचारी चाहत की ईमानदारी से हैरान थे। वह नियमों का पालन करती थी। अब हर कोई चाहत की बहुत प्रशंसा करता था। मिस्टर, यह मिस्टर नवीन गुप्ता है, हमारे बॉस का बेटे है। आप सीधे उसके साथ सौदा कर सकती हैं, एक एम्प्लॉय ने परिचय कराया। चाहत के प्रति अपनी गहरी छाप के कारण वह ईमानदारी से मुस्कुराई। वह रेमंड जेड स्टोर के मालिक का बेटा था। चाहत थोड़ा हैरान थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम नवीन गुप्ता है।
मेरे पिता रेमंड जैड स्टोर के मालिक हैं। नवीन ने चाहत को अपना परिचय दिया और उसी समय अपना हाथ आगे बढ़ाया। आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई। मैं चाहत हूँ। चाहत ने हल्के से उसका हाथ हिलाया। तो क्या अब हम उस जैद देख सकते हैं, मिस? नवीन ने बिना किसी देरी के पूछा। जरूर, चाहत ने कहा। उसने अपने बैकपैक को कवर की तरह इस्तेमाल किया और टेलीपैथिक आई स्पेस से जैद को बाहर निकाला। हीरा बिल्कुल भी लपेटा और पैक नहीं किया गया था। नवीन और उसके कर्मचारी फिर से चौंक गए। यदि यह असली जैद था तो क्या उसे डर नहीं था कि इसे खरोंच दिया जाएगा? नवीन ने उस जैद को लिया और फिर उसे पहचानना शुरू किया। नवीन का जन्म जैद के परिवार में हुआ था। वह सभी प्रकार के जैद के साथ बड़ा हुआ था और कुछ हद तक एक विशेषज्ञ था। यद्यपि इस तरह का जैद मिलना बहुत दुर्लभ था, फिर भी उसने इसे पहले भी देखा था। नवीन ने पन्ने को ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये वास्तव में जैद था और यह बहुत बड़ा था। वो जैद गहरा हरा था, जो सभी हीरो के बीच सबसे मूल्यवान हरा रंग था। रोशनी में वो जैद एक खास गहरे हरे रंग में चमक रहा था। ये कभी गहरे नीले रंग जैसा दिखता था, फिर हल्के हरे रंग में बदल जाता था। अलग अलग रोशनी में इसका रंग बदलता रहता था। थोड़ी देर बाद नवीन को यकीन हो गया कि यह असली जैद है। नवीन अब बहुत उत्साहित था। उसके हाथ भी कांप रहे थे। यह असली है, असली जैद। चूंकि यह असली है, इसलिए कृपया मुझे इसकी कीमत बताएं, मिस्टर नवीन। चाहत की आज दोपहर को क्लास थी। वह यहाँ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहती थी। नवीन ने गहरी सांस ली और अपने उत्साह को नियंत्रित करने की कोशिश की। मिस चाहत, ये किंग्स ग्रीन बहुत दुर्लभ है। इसकी कीमत कम से कम 5 मिलियन रुपये होगी, लेकिन मैं आपको अधिक देना चाहता हूँ। मैं आपको 6 मिलियन रुपये देने को तैयार हूँ। चाहत की आंखें फैल गईं। उसने सोचा था कि इस जैद की कीमत ज्यादा से ज्यादा 2 मिलियन रुपये होगी, लेकिन 6 मिलियन रुपये, यह उसकी कल्पना से भी ज्यादा था। 10 लाख रुपये उसकी उम्मीद से परे थे। चाहत बेशक संतुष्ट थी। इसके बाद उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा और धनराशि हस्तांतरित करनी होगी। एक बार समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद दोनों पक्षों को कोई अफसोस नहीं हुआ। चाहत ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे और पैसे भी ले लिए थे, फिर वह जाने वाली थी। नवीन ने उसे बाहर जाते समय रोका। मिस चाहत, यह मेरा नाम कार्ड है। अगर आपके पास कोई और बढ़िया क्वालिटी का जैद है तो कृपया बेझिझक मुझे कॉल करें। नवीन को अचानक लगा कि यह लड़की कोई साधारण किशोरी नहीं है। इसके अलावा चाहत के अच्छे व्यवहार ने उसे प्रभावित किया था। जरूर, चाहत ने उसका नाम कार्ड सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसे अपना फोन नंबर बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह अनुबंध में लिखा था। नवीन ने अपनी दृष्टि वापस नहीं लाई जब तक कि चाहत गायब नहीं हो गई। वह अपने हाथ में पकड़े जैद से मुश्किल से नजर हटा पा रहा था। चेयरमैन को इस बारे में मत बताना, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, नवीन ने अपने स्टाफ से कहा। उसके पिता का 60वां जन्मदिन आने वाला था। वह इस जैद से एक छोटी सी वस्तु बनाना चाहता था और उसे अपने पिता को जन्मदिन के उपहार के रूप में देना चाहता था। नवीन के पिता जैद का व्यवसाय करते थे। उन्होंने कई तरह के जैद देखे थे। हालांकि जैद इतना दुर्लभ था कि नवीन के पिता के पास भी एक नहीं था। हालांकि चाहत ने शांत होने का दिखावा किया, लेकिन वह वास्तव में घबराई हुई थी। 2 मिलियन, सच कहूं तो कयामत के परिवार के नियंत्रण के कारण उसके पास अपने पिछले जीवन में कभी भी इतना पैसा नहीं था। चाहत घबराई हुई थी, उत्साहित थी, और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। उसने कई बार मैसेज चेक किया और फिर इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। चाहत ने बाद में मैसेज डिलीट कर दिया ताकि किसी और को पता न चल जाए। हालांकि 2 मिलियन चाहत के लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन एक स्टार्टअप के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसने 2 मिलियन की राशि का उपयोग कसिनो में जुए के कोष के रूप में करने का निर्णय लिया। चाहत ने इंटरनेट पर खोज की थी। इस शहर में जुआ का खेल इस शहर के सबसे नजदीक था। वहां पहुंचने में 1 घंटे की उड़ान लगती थी। चाहत ने फैसला किया कि वह इस सप्ताहांत उस शहर में जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि चाहत आभूषण उद्योग से अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। उसकी आंखें जैद जैसी थीं और वह बिना कुछ जोखिम में डाले धन कमा सकती थी। आभूषण उद्योग तो बस एक शुरुआत है। भविष्य में अन्य उद्योग भी इसमें शामिल होंगे। तान परिवार रियल एस्टेट और मनोरंजन उद्योग में शामिल था। चाहत ने इन दोनों उद्योगों में हिस्सा लेने का दृढ़ निश्चय किया था। वह तान परिवार को जीतना चाहती थी। चाहत को भी पता था कि उसे धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। सफल व्यवसाय करना आसान नहीं था।
उसे पैसे और पावर दोनों की जरूरत थी। उदाहरण के लिए, यदि वह एक आभूषण कंपनी स्थापित करने की योजना बनाती है, तो उसे इसके लिए बहुत तैयारी करनी होगी। सबसे पहले स्रोत, फिर स्टोर। उसके बाद उसे एक कंपनी पंजीकृत करनी थी। अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती जो इसका प्रभारी हो, तो वह 1 महीने के भीतर यह काम पूरा नहीं कर पाती। डिजाइनरों, प्रबंधकों और नए कलाकारों जैसे श्रमिकों की भी आवश्यकता थी। वह अभी भी छात्रा थी। उसके लिए अकेले कंपनी का प्रबंधन करना व्यवहारिक नहीं था। ये सब सोचकर चाहत को बोझ महसूस हुआ, लेकिन उसने इसका आनंद लिया। इसके अलावा जब वो उस शहर से बड़ी रकम लेकर घर वापस आएगी, तो वह अपनी माँ को बताएगी कि क्या हुआ था, और वह अपनी माँ और परिवार के लिए अलग से एक घर खरीदेगी। वह ये भी चाहती थी कि उसकी माँ अपनी नौकरी छोड़ दे, जो बहुत थकाऊ थी और जिसमें बहुत कम वेतन मिलता था। अगर उसकी माँ अपनी रुचियों को विकसित करना चाहती थी, तो चाहत भी अपनी माँ का समर्थन करती थी। उसकी माँ एक छोटी सी दुकान खोल सकती थी और उसे संभालने के लिए किसी को रख सकती थी। अगर वह चाहे तो दुकान पर जाकर कुछ समय के लिए काम कर सकती थी। चाहत बस यही चाहती थी कि उसकी माँ आराम से जीवन जी सके। जहाँ तक परिवार की बात है, चाहत उन्हें उस तरह से सहायता नहीं करती थी जिस तरह से वह अपनी माँ को सहायता करती थी। वह केवल तभी उनकी आर्थिक सहायता करती थी जब उन्हें ज़रूरत होती थी। अगर वे कोई दुकान या स्टार्टअप खोलना चाहते थे, तो चाहत बिना किसी बदले की उनकी मदद करने को तैयार थी। अभी भी सुबह थी। चाहत एक किताब की दुकान पर गई। उसने ज़ैड और पत्थरों पर कई किताबें खरीदी, फिर उसने उन किताबों को वॉशरूम में टेलीपैथिक आई स्पेस में रख दिया। उसके बाद वह कमर्शियल बिल्डिंग से बाहर निकली और टैक्सी से सीधे अपने स्कूल चली गई। जब चाहत स्कूल वापस आई तो दोपहर के 2:20 बज रहे थे और क्लास से 10 मिनट की दूरी थी। चाहत समय पर पहुंच गई थी। हालांकि जब चाहत ऊपर गई तो उसका सामना अखंड और काव्या से हुआ। जिस क्षण काव्या ने चाहत को देखा, उसने अखंड की बाँह पकड़ ली और चाहत को तेज नज़र से देखा। चाहत अवाक रह गई। क्या काव्या को सच में लगता था कि वह अभी भी अखंड को पसंद करती है? संभवतः काव्या की नज़र में चाहत को अतीत में अखंड बहुत पसंद था और उसके लिए उसे थोड़े समय में भूलना संभव नहीं था। यद्यपि अखंड ने उसका दिल तोड़ दिया था, फिर भी दर्द से उबरने में उसे समय लगा। दुर्भाग्य से चाहत अब अलग थी। अखंड उसके लिए केवल एक अजनबी था। अब चाहत ने उन्हें अनदेखा कर दिया, सीधे ऊपर चली गई। ये देख काव्या को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने चाहत को परेशान होते नहीं देखा। लेकिन उसे अब भी विश्वास था कि चाहत शांत होने का नाटक कर रही थी। इसके विपरीत अखंड बेहद परेशान था। आखिर क्या चल रहा है अखंड के मन में, और अब काव्या क्या करेगी चाहत को परेशान करने के लिए? जानने के लिए सुनते रहें रिबॉर्न ऑफ डेंजरस वुमेन। अगर आप सबको मेरी ये न्यूज़ स्टोरी पसंद आ रही हो, तो अपने भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।